हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द आईडी एग्जाम चैनल पे। दोस्तों, पॉलिटी की जो क्लास चल रही थी उसमें हम लोग गैर संवैधानिक निकाह देख रहे थे। तो आइए आज की क्लास उसी के आगे शुरू करते हैं और देर नहीं करते और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए देर नहीं करते दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं पॉलिटी की उसी के आगे से। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक आपको दिख रहा होगा दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्लियर, कौन सा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब मानवाधिकार या अधिकार किसे कहते हैं? तो वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को जन्म के बाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे ही जन्म हुआ और उसको अधिकार प्राप्त हो गए। और वे अधिकार जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए, भौतिक विकास के लिए, उसकी आत्मरक्षा के लिए उसको प्राप्त होते हैं, ऐसे अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिकार। ठीक है, मानवाधिकार आयोग या अधिकार। तो चलिए देखो क्या लिखा हुआ है। मानव व्यक्ति के, यहां शब्द देखना दोस्तों, मानव व्यक्ति के नैसर्गिक विकास कौमा नैतिक एवं आत्मोन्नति में सहायक अधिकार को ही मानवाधिकार आयोग की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है, लिखा हुआ देखो, नैतिक विकास, आत्मोन्नति यानी अपने आत्म उन्नति के लिए वो जो अधिकार होंगे उन्हें क्या कहते हैं? मानवाधिकार। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी और इसके अंतर्गत सभी मनुष्यों के कतिपय मानव अधिकार को मान्यता दी गई। तो बात करें 10 दिसंबर 1948 में एक आपका सभा है, संयुक्त राष्ट्र संघ सभा, उसी के द्वारा ही मानव अधिकार जितने हैं इनको मान्यता दी गई और सभी को मानव अधिकार प्रदान किए गए। इसलिए आप देखते होंगे 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को, राष्ट्रीय नहीं, विश्व मानवाधिकार आयोग 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जैसे कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं जरा कौन कौन से अधिकार हैं। जैसे में तो देखते हैं जरा, जैसे में देखो, जीवन जीने का अधिकार, यानी अनुच्छेद जो 21 है उसमें जो जीवन जीने का अधिकार है वो भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? मानवाधिकार के अंतर्गत। स्वतंत्रता तथा सुरक्षा का अधिकार आपको प्राप्त है। अकारण गिरफ्तारी पर रोक का भी प्रावधान या अधिकार आपको प्राप्त है। सभी व्यक्तियों को आवास की व्यवस्था मिले, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले, ठीक है, सभा करने की स्वतंत्रता मिले, धार्मिक स्वतंत्रता मिले, संविधान द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए वैध उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो यानी जो मूल अधिकार है कौन कौन? 12 से 35 तक, तो वो भी आपके अधिकार इसके अंतर्गत आ जाएंगे। मानवाधिकार आपको ही तो प्राप्त है, संविधान द्वारा लिखा होता है, नागरिकों को प्रदान किए गए। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा तथा जीविकोपार्जन के अधिकार, यानी आप शिक्षा प्राप्त करो और अपना जीवन यापन करो, तो उसका भी अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आएगा? मानवाधिकार। मानवाधिकार यानी मानव के अधिकार के अंतर्गत। क्लियर दोस्तों? चले स्क्रीनशॉट ले लो इतने अधिकारों को, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो जरा देखो आगे क्या है। इन मानव अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे देश में अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। कब? अक्टूबर 1993 में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक आयोग बनाया गया था। कौन सा? अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। क्लियर दोस्तों? और यह एक संविधानोत्तर अथवा विधिक संस्था है। मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसी संस्था जिसे संसद या राज्य विधान मंडल कानून बनाकर के जिसका गठन करती है,
उसे संवैधानिक या क्या लिखा हुआ, सॉरी, संविधानोत्तर या विधिक संस्था कहते हैं। फिर से सुनना, यानी वो संस्था जिसका कानून बना करके गठन किया जाता है, संसद कानून केंद्र में और राज्य में राज्य विधानमंडल बनाएगा, ऐसी संस्था को क्या कहते हैं, विधिक संस्था। इसका गठन देखो लिखा तो है, संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, जिसका नाम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 था, 1993 में। तो देखो लिखा हुआ है संसद में पारित अधिनियम, अधिनियम का मतलब कानून, इसी के तहत ये अधिकार बने हुए थे। इस अधिनियम में 2006 में संशोधन किया गया था और इस आयोग का जो प्रधान जो कार्यालय है वो कहां पर है, दिल्ली में, दिल्ली में। तो इस आयोग का जो प्रधान जो कार्यालय है वो अपना कहां पर है, दिल्ली में है, दिल्ली में है। क्लियर दोस्तों। तो कौन सा आयोग आया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसी के तहत ही संसद में पारित किया गया था, जिसका नाम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, और इसका जो प्रधान कार्यालय कहां पर है दोस्तों, दिल्ली में। क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, फिर इसकी संरचना देखते हैं। चलिए आइए, तो संरचना में दोस्तों हम लोग आते हैं पहले संरचना। इसमें एक अध्यक्ष और 4 पूर्णकालिक सदस्य तथा 4 अन्य पदेन सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है। अब तो दोस्तों क्या है, जहां 4 लिखे हुए यहाँ 9 नाम अक्सर दिए होते हैं कि 4 की जगह कितने होते हैं, 9 सदस्य होते हैं। 4 सॉरी, टोटल मिला के कुल कितने हो गए दोस्तों, 9 हो गए। ठीक है, 9 बोल रहे। एक अध्यक्ष और 4 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अन्य पदेन सदस्य, टोटल मिला लो कितने हो गए, 9 हो गए। अब अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, तो अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या रिटायर या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को ही क्या बनाया जाएगा, अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है। सदस्यों में बात करें तो एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश और एक उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। यानी कि एक जो होगा सदस्य वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं, केवल न्यायाधीश, या वर्तमान में वो कार्य कर रहा हो या रिटायर हो चुका हो, और एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश वर्तमान में कार्य कर रहा हो या वो रिटायर हो चुका हो, वो किस में लिए जाएंगे, सदस्य में लिए जाएंगे, सदस्य में लिए जाएंगे। ठीक है। तो संरचना में इतनी बातें देखी, आगे देखते हैं इसी में। और आओ क्या है, जबकि देखना दोस्तों, जबकि 2 अन्य सदस्य ऐसे होते हैं जिनको मानवाधिकार से संबंधित ज्ञान अथवा अनुभव होता है। पदेन सदस्यों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों को क्या किया जाता है, शामिल। ठीक है। पदेन सदस्य में देखो, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, क्लियर, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति या SC आयोग, या ST आयोग अनुसूचित जनजाति, या राष्ट्रीय महिला आयोग। तो इनमें से जितने आयोग इनका जो अध्यक्ष होगा उसे ही दोस्तों पदेन सदस्य यहाँ क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, जो अध्यक्ष होगा इन सभी का। ठीक है। चले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। और आइए नियुक्ति को देख लेते हैं दोस्तों, इनकी नियुक्ति कौन करता है, और फिर कार्यकाल देखते हैं। तो देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति, तो आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इसका मतलब आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से। प्रधानमंत्री के साथ 6 सदस्यीय एक टीम होती, उसी की सलाह से क्या किया जाएगा, नियुक्ति।
और जो 6 सदस्यीय टीम होती है उस समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति और तथा दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता। देखो 6 लोग हो गए, प्रधानमंत्री 1, गृह मंत्री 2, लोकसभा अध्यक्ष 3 और राज्यसभा का सभापति 4 और दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा में विपक्षी दल का नेता 4 2 कितने हो गए? 6 हो गए। इन 6 की सलाह से नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर? इसके बाद दोस्तों कार्यकाल पे आते हैं जरा। तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए। ठीक है, तो 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक ये क्या करते हैं? कार्य। अब जो भी पहले पूरा का होगा मतलब क्या हुआ? कोई व्यक्ति अगर 68 वर्ष की आयु में बना है, ठीक है, 68 वर्ष की आयु में, तो 2 वर्ष बाद वो 70 वर्ष का हो जाएगा, बस यहीं से रिटायर। फिर पूरे 5 वर्ष ना ही होगा, या तो आयु समाप्त हो जाए या कार्यकाल। जैसे कोई व्यक्ति 67 वर्ष की आयु में बना तो 3 वर्ष बाद 70 के हो जाएंगे, बस यहीं से रिटायर हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों? अब आते हैं अध्यक्ष या सदस्य सेवानिवृत्त के पश्चात केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण करने के योग्य नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? दोस्तों देखो, अगर एक बार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अगर रिटायर हो गए तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के यहाँ कोई भी पद धारण नहीं कर सकते हैं, ना ही वहां पर कोई प्रशासनिक कार्य कर सकते हैं। उनसे कहा जाएगा अब आपको कोई कार्य नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वही ये बात लिखी हुई, सेवानिवृत्त यानी रिटायर के पश्चात केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकते। क्लियर? चले स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, फिर आगे अब बात करते हैं हम लोग। आइए, पद से हटाना दोस्तों, देखो कैसे हटाया जाएगा। पद से हटाना, अपने पद से केवल राष्ट्रपति द्वारा दुराचरण अथवा क्षमता के आधार पर ही उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट के बाद भी हटाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति हटाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद अगर कोई व्यक्ति दुराचार करता है, कार्य करने में अक्षम है, यानी शारीरिक मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो हटाएंगे राष्ट्रपति, लेकिन किसकी रिपोर्ट के अनुसार? सुप्रीम कोर्ट की जांच की रिपोर्ट के अनुसार। वेतन और भत्ते की बात करें तो अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन केंद्र सरकार तय करती है, केंद्र सरकार तय करती है। क्लियर दोस्तों? तो इनका वेतन केंद्र सरकार तय करेगी। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर और आगे बात देखते हैं। आइए आगे देखते हैं जरा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या है। चलिए देखते हैं जरा कार्य क्या क्या है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। ठीक है दोस्तों, कार्य पर बात कर लेते हैं। तो पहला, मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करेगा। अगर मानव के अधिकार का किसी का उल्लंघन होता है तो उन सबकी जांच कौन सा करेगा? ये आयोग। भारत में स्थित जेलों का निरीक्षण करना तथा अपराधियों की जीवन दशाओं का क्या करना? अध्ययन। तो जेलों के निरीक्षण, अपराधी कैसे रहे उन सबके जीवन का क्या करेगा? निरीक्षण। मानव अधिकारों के प्रति लोगों में चेतना पैदा करना, मानव अधिकार को लेकर संसद द्वारा बनाए गए कानून की क्या करना? समीक्षा करता। यानी अगर संसद कोई कानून बनाता है मानव अधिकार से संबंधित तो उसकी समीक्षा करेगा, उसको पढ़ेगा। देखो लिखा हुआ, समीक्षा करेगा, पढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी आयोग ये काम करता है। क्लियर? तो ये इसके क्या है? कार्य है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। नोट में बात करें तो 2 बार लिखी हुई है। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 में। किस अधिनियम के तहत? राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम के तहत। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो रंगनाथ मिश्र थे, रंगनाथ मिश्र थे। तो मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र। क्लियर? चले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। आइए, अगला दोस्तों लिखा हुआ है राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है,
राष्ट्रीय महिला आयोग। तो जरा इसको भी देख लेते हैं। तो देखो, राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है। यानी संसद ने क्या किया था, एक कानून बनाया था। अधिनियम का मतलब कानून। कब? 1990 में। और उसी के तहत ही 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का क्या किया गया था, गठन। तो सांविधिक निकाय का मतलब संसद या राज्य विधानमंडल कानून बना करके जिसे पारित करे उसे सांविधिक निकाय कहते हैं। सांविधिक निकाय कहते हैं यानी कानून बना करके जिसे पारित करे। ठीक है। संरचना की अगर बात करें तो एक अध्यक्ष और 5 सदस्य और एक सचिव होता है। अध्यक्ष कौन होता है? तो महिलाओं के हित के लिए जो कार्य करे, क्योंकि महिला आयोग है तो महिला। 5 सदस्य में एक एससी आयोग का होगा, एक एसटी आयोग से होंगे और 2 सदस्य और अन्य होंगे। ठीक है। सचिव किसे बनाया जाएगा? जो सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो। यहाँ विशेषज्ञ समाज सेवा हो, समाज के लिए आंदोलन करता हो, वो जो विशेषज्ञ होगा उसको इस राष्ट्रीय महिला आयोग का क्या बनाया जाता है? सचिव। सचिव। ठीक है। आइए इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। और देखो कुछ बातें मैंने लिखी हुई विधिवत। क्लियर? देखो, अध्यक्ष का चुनाव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति करती है। ये जो अध्यक्ष था राष्ट्रीय महिला आयोग का, इसका जो चुनाव करेगी प्रधानमंत्री, उसका अध्यक्ष होगा और एक समिति बनाई जाएगी, उसी में चुनाव किया जाएगा। नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। क्लियर? तो अगर पूछे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और सचिव की नियुक्ति कौन करेगा, तो केंद्र सरकार करती है। कार्यकाल कितना होता है? अध्यक्ष व सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। 3 वर्ष का। तो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। त्याग पत्र किसे देते हैं? अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र केंद्र सरकार को देते हैं। केंद्र सरकार को देते हैं। ठीक है। यानी अध्यक्ष और सदस्य दोनों जो है ये अपना त्याग पत्र किसे देंगे? केंद्र सरकार को देंगे। केंद्र सरकार को देंगे। ठीक है। तो चुनाव देखा, नियुक्ति देखी, कार्यकाल देखा और त्याग पत्र देखा। ठीक है। चले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। आइए अब हटाने की दोस्तों प्रक्रिया क्या है, तो जरा आइए इन पर भी हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई इनको कैसे हटाया जाएगा। तो जरा देखो, वह दिवालिया घोषित किया गया हो, मतलब कंगाल घोषित किया गया हो, कर्ज में डूबा हो, कर्ज पटाने की स्थिति में ना हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? दिवालिया। ठीक है। वह कार्य करने में असमर्थ हो और वह आयोग की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित हो। ठीक है। तो कार्य करने में असमर्थ हो मतलब दिमाग की स्थिति सही ना हो, सही से काम नहीं कर पा रहा हो, और अगर लगातार 3 बैठक हुई तो उसमें आने में असमर्थ हो, तब भी उसको हटा दिया जाएगा। तो मुख्यालय कहाँ राष्ट्रीय महिला आयोग का? नई दिल्ली। कार्य क्या करती है? तो महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मामलों की जांच करना और महिलाओं के लिए जागरूकता फैलाना और महिलाओं से संबंधित किसी भी विधि से संशोधन का सुझाव देना। ये क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य। तो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती है ये आयोग। महिलाओं में जागरूकता फैले, जागरूक हो महिलाएं, महिलाओं से संबंधित किसी विधि से संशोधन का सुझाव देना। ठीक है। तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग के क्या होते हैं? कार्य आपके होते हैं, कार्य होते हैं। क्लियर दोस्तों? चलें स्क्रीनशॉट ले लो, आइए आगे देखते हैं। रिपोर्ट किसे देता है राष्ट्रीय महिला आयोग? तो महिला आयोग वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपती है। तो अगर कहा जाए राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देती है, तो केंद्र सरकार को। ठीक है। अन्य में बात करें तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। और गिरिजा व्यास महिला आयोग की
2 बार अध्यक्ष रही है गिरिजा व्यास, गिरिजा व्यास। ठीक है, तो अगर कहे राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक और गिरिजा व्यास महिला आयोग की 2 बार अध्यक्ष रही है, 2 बार अध्यक्ष रही है। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, आगे फिर देखते हैं। आइए अगला दोस्तों देखो लिखा हुआ है केंद्रीय सतर्कता आयोग। कौन सा आयोग है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो इसको भी देख लेते हैं जरा। देखो केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, यानी कि भारत सरकार के जितने विभाग हैं, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, उनमें जो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण जो स्थापित करने वाली जो संस्था है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 फरवरी 1964 को। कौन सी समिति के तहत? संथानम समिति के द्वारा, संथानम समिति के द्वारा। ठीक है, संरचना में अगर बात करें तो एक अध्यक्ष और सदस्य, कम से कम 2 सदस्य होंगे। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश पर करेंगे। इस समिति में कौन? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता। ठीक है, 3 बातें हो गई। देखो, अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सलाह से। उसमें कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, साथ में गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता, मतलब इस समय वर्तमान में राहुल गांधी है। तो ये 3 लोग बैठे होंगे जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। इनकी सलाह से नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। क्लियर दोस्तों? चले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं कार्यकाल को लेकर के। आइए कार्यकाल देखते हैं। तो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करता। तो कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी क्या हो जाए, पहले पूरा हो जाए। योग्यताएं क्या हो? अनुभवी सिविल सेवक हो, किसी वित्त कंपनी में, बीमा कंपनी में, सरकारी कंपनी में पद धारण किया हो, तो ऐसे व्यक्ति को ही क्या बनाया जाएगा? आपका सदस्य और अध्यक्ष। हटाने की प्रक्रिया क्या है? उसे दिवालिया घोषित किया गया हो, मतलब कंगाल घोषित किया गया हो, और कार्य करने में असमर्थ हो। तो इस आयोग की सदस्यों की जो योग्यताएं है वो ये रही, यानी वित्त कंपनी, बीमा, सरकारी कंपनी में पद धारण किया हो, और हटाने का वही तरीका, कंगाल घोषित कर दो भाई, या कार्य करने में असमर्थ हो। ठीक है दोस्तों, चले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। आइए वेतन और भत्ते। तो अध्यक्ष का वेतन यूपीएससी के अध्यक्ष के समान होता है, और सदस्यों का वेतन यूपीएससी के सदस्यों के क्या होता है? समान होता है। जो अध्यक्ष होगा उसको वेतन यूपीएससी के अध्यक्ष के समान मिलेगा, और जो सदस्य होगा उसको यूपीएससी के सदस्य के समान क्या मिलेगा? वेतन। क्लियर? कार्य क्या करता है? अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारों की जांच करता है। जितनी भी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अनुच्छेद 312 में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है, उन सबकी सेवाओं की जांच करेगा। अगला एक है संस्था नाबार्ड, सिडबी, बीमा कंपनियां आदि, इनकी भी जांच कौन करता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। देखते होंगे कि इस कंपनी में इतने का घोटाला हुआ और जांच टीम लगी हुई है। बीमा कंपनियों के प्रबंधन की भी जांच करता है। अब ये आयोग थोड़ा ना करता जांच, किससे? देखो, कार्य किससे करवाता है? सीबीआई, जिसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कहते हैं। सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई, और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। तो ये जो सीबीआई आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अंतर्गत आता है, और केंद्रीय सतर्कता आयोग ही इस सीबीआई के द्वारा इन सभी बीमा कंपनियों
अखिल भारतीय सेवाओं इन सभी अधिकारियों की क्या करवाती है, जांच करवाती है, जांच करवाती है। तो अगर कहे सीबीआई किसके अंतर्गत आता है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के अंतर्गत। क्लियर, चलें स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। आगे हो गया दोस्तों। तो ये कुछ आपके सांविधिक निकाय थे जो मैंने आपको कंप्लीट कर दिए हुए हैं। कल कुछ और हम लोग बात देखेंगे दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि जितनी बातें मैंने पढ़ाई आपको पॉलिटी में सब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो कल हम लोग नई क्लास के साथ मिलेंगे। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।